मेरा जो प्रायोरिटी होगी that will be exam. I always teach students whether MBBS, FCPS, MPhil or FCPS Part 1 or Part 2 both. Exam is my top priority. It's fine कि we will get the education services and all these things, but main मकसद हमारा exam pass करना है और हमारी जो lectures हैं they will be all gathering around those examination points. मेरी हर बात में कोई ना कोई एग्जाम का एमसीक्यू छुपा होगा. आज तो नहीं, लेकिन कल से मैं अपने लेक्चर्स में साथ साथ जो सेशंस लूंगा उसमें आई विल रिकॉल old MCQs and I will ask you to answer me, because these MCQs, as soon we do things, so we will be able to answer these things easily and quickly. And when we just before starting my today's session, a brief regards FCPS Part 1. I have been teaching FCPS Part 1 at CPSP Center for about 7 years. And there we used to teach them. I think अब उन्होंने बंद कर दिया है वहाँ पर, शायद CPSP ने खुद करवाना, लेकिन पहले वो कोर्सेज खुद करवाते थे और आई वाज पार्ट ऑफ पैथोलॉजी फैकल्टी देयर, और एग्जाम बनाते थे हम लोग MCQs. और हमारी जो प्रायोरिटी होती है एग्जाम बनाने में वो ये होती है कि हमने एक ऐसे स्टूडेंट को टेस्ट करना है जो अभी जस्ट निकला है MBBS से हाउस स्वैप के बाद, एंड ही इज जस्ट ट्राइंग टू एंटर द पोस्ट ग्रेड थिंग, और हमें पता है कि लेवल क्या होगा. हम मानते हैं कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक इतना अच्छा नहीं होता, कुछ स्टूडेंट के सवाल अजीब से होते हैं, वियर्ड होते हैं और कुछ, लेकिन अब इंशाल्लाह जो नया पूल भी बन रहा है और साथ साथ पुराना पूल भी है वो भी हेल्प आउट करता है, तो उसमें सवालों की जो नौयत है वो हम थोड़ी सी इंस्पायर्ड कर रहे हैं बाहर के मुल्कों के साथ, कि थोड़ा सा उसको इस तरह बनाया जाए कि रियलिस्टिक पेपर ज्यादा लगे. ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे आज से FCPS Part 1 के सेशंस. और बिकॉज इट्स अ क्रैश कोर्स तो मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ाना चाहता, क्योंकि आपको बहुत हैवी नहीं करूंगा. मैं टोटली रिलाई करूंगा टू जस्ट मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर, बिकॉज मेड होम का विजन ही यही है, कॉन्सेप्ट्स के साथ हम चलेंगे लेकर आपको. और ब्रीफ बहुत भी नहीं, लेकिन बहुत वास्ट भी नहीं करूंगा मैं, ताकि ना कि आप लोग कहीं बोर हो जाएं और आप लोगों का ज़हन कहीं और ही चल पड़े, तो फायदा नहीं है. लेकिन जस्ट मैं चाहूंगा एक दो लोगों से कि आप लोग हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं पैथोलॉजी में. इफ एनीबडी फ्रॉम यू कैन स्पीक अप फॉर अ मिनट एंड टेल मी कि आप लोग एक्सपेक्टेशंस क्या है पैथोलॉजी से. मैं सिर्फ पैथोलॉजी की बात कर रहा हूँ, तो एनीबडी यू आर वेलकम, कैन टेल मी. एनीबडी, कोई है? जी सर, किसी की आवाज सुन रहे हैं सर. नहीं, सब सुन तो रहे हैं, लेकिन मुझे कोई बताएगा कि क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स हमसे, कोई बता दे मुझे कि क्या एक्सपेक्ट करते हैं पैथोलॉजी में. हेलो, कैन यू हियर मी? या मैं खुद ही बता दूं फिर? सर आप खुद ही बता दें. हाँ, मैं खुद बता दूं, लोग भी शर्मा रहे हैं, नए हैं शायद. अभी मैं अपना ड्रॉप बॉक्स ऑन कर रहा हूँ, मैं उसमें तो कुछ आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो हम चलें. ओके, आई विल जस्ट ओपन माय ड्रॉप बॉक्स ताकि जरा ये लॉग ऑन हो जाए. तो 1000 नखरे हैं यहाँ पर इतने कि मैं क्या बताऊँ. ठहरे एक सेकंड, अब चीजें बहुत ज्यादा हैं और मैं शेयर जब करना चाहता हूँ ना कंटेंट, वेट, ओके, wait, I will just try to open. Actually मेरे ख्याल से मुझे ड्रॉप बॉक्स वो मांग रहा है मुझसे. Wait, Hira, can you open my points from your side? जी सर. हाँ, आप जरा करें open मार्क्स, and if I can see them ना easily. मुझे बात है ना, ये जो ड्रॉप बॉक्स में से जब मैं if I will try to open from Dropbox, जी सर. why it's asking my कि उसको अलाउ करें, किसको अलाउ करना चाह रहे हैं, बिकॉज मैं ओपन करना चाह रहा हूँ अपने ड्रॉप बॉक्स से. सर आपको मैं आप शेयर पे जाएं और स्क्रीन शेयर करें. स्क्रीन शेयर किया, ठीक है, और फिर आप ड्रॉप बॉक्स ओपन करें. अच्छा ठीक है, ओके, वेट, जस्ट वेट करें. हाँ, स्क्रीन शेयर अभी हो जाएगी, हो रही है. अच्छा ठीक है, अब हम यहाँ जाएंगे. ये आपको नजर आ रही है मेरे मैसेजेस का सारा?
जी सर। हाँ ठीक है ओके फाइन देन इट्स फाइन। मैं आपको बल्कि अभी इसमें से चले लेट मी चेक यू। पहले मैं लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ मेरे कुछ पॉइंट्स। हाँ, कैन यू ऑल सी इट क्लियरली? जी सर। ओके फाइन फाइन। ओके स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह करते हैं। इससे पहले कि मुझे थोड़ा सा आइडिया, मेरे बल्कि मेरा बेटा मेरे साथ ही मुझे थोड़ी हेल्प कर रहा है इसकी टेक्निकलिटीज में, बट इससे पहले कि हम आगे चलें, लेट्स introduce you to the 200 points of general pathology। देखिए, जो सिलेबस मेरे पास और सब स्टूडेंट के पास होता है एफसीपीएस पार्ट 1 का, वो बहुत ब्रॉड है, बट आप लोगों की इत्तला के लिए उसमें से आपको सिलेबस पे ही स्टिक रहना है, और साथ में आपको जनरल पैथोलॉजी जो है ना, उसको सही मानों में ग्रास्प करना है। आप नोट कीजिएगा, जितने भी चीजें आपको पूछी जाएंगी एग्जाम में, जब तक आपके जनरल पैथोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, आप उनको अटेम्प्ट नहीं कर सकते। स्पेशल पैथो वी डोंट आस्क मच एक्सेप्ट सम चैप्टर्स फ्रॉम हेमेटोलॉजी एंड सम फ्रॉम लिवर एक्सेट्रा, बट हमारा मेन जो जॉनरा होता है, हमारी जो इंटरेस्ट का और स्टूडेंट्स के पूछने का, जो हम जज करना चाह रहे होते हैं, दैट इज अराउंड जनरल पैथोलॉजी। So these are my 200 important points with definitions जो आपने जनरल पैथोलॉजी में याद करने होते हैं, और मेरी ये गारंटी होती है कि जिनको ये आते हैं ना, वो पैथो का पोर्शन तो आराम से करेंगे, राइट, ऑफ जनरल पैथोलॉजी। ठीक है, सो बिस्मिल्लाह करते हैं, और फर्स्ट आई विल शो यू माय पॉइंट्स, थोड़ी बात करूंगा इनके बारे में, एंड देन आई विल शो यू सम डायग्राम्स। इफ आई विल इजीली ओपन माय फाइल्स, आपको दिखा सकूंगा। ठीक है, जहां और आप मैंने व्हाट्सएप कर दी है सर। हाँ ठीक है मैं एक बार देख लेता हूँ। जहां कोई प्रॉब्लम होती है, आप क्वेश्चंस नोट कर लें, एंड एट द एंड ऑफ सेशन यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन अगर समझ में आपको कुछ नहीं आता है। ठीक है, my genre will today in today's session will be gathering around cell injury adaptations and necrosis, one of the very important topics। इसमें से सवाल बड़े मजेदार आते हैं, और अब कल I will show you some questions on these topics के क्या आते हैं। आज I don't want to make the things very heavy because first lecture है, first session है। These are the points। इनको आप सबको कॉपी मिल जाएगी इसकी, आपको मैडम वाले सब कॉपी दे देंगे, और मेरी जो डिस्कशंस होंगी, माय पर्पस और फंक्शन विल बी डेली कि हम 15 से 20-25 पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किया करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट 5-6 पॉइंट्स, एंड फॉर दैट आई विल ओपन माय लेक्चर ऑफ लैब। thing now for me. So the first thing we are discussing today, अच्छा एक और बात, ये lectures काफी लंबे हैं ये वाले, लेकिन I will be teaching you examination points, so don't worry, you don't need to worry when you are with me and med home, you don't need to worry about pathology। मैं बात करूंगा खाली अपने सब्जेक्ट के हवाले से। ठीक है, so let's start। Pathology is a combination of two words, pathos and logos। Patho means suffering, logos means study. So study of any suffering is called pathology. Pathology have two components, general and special. General revolves around cells and their adaptations to abnormal stimuli. But systemic pathology, जो आपसे नहीं पूछी जाती mostly, that gathers around organs. हमारा मकसद पार्ट 1 में बीइंग एग्जामिनर यही होता है कि हम देखना चाहते हैं कि क्या हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो तैयार हैं स्पेशलिटी में जाने के लिए, क्या उनको उससे पहले दे डू हैव द कॉन्सेप्ट्स कि पैथोलॉजी क्या होती है, जनरल पैथोलॉजी में क्या चल रहा है। सो these things we check। so let's start with the first few points जिन पर मैं यहाँ से emphasize करूंगा। the first thing are cell adaptation, जिनको हम नॉन न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशंस भी कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 4 मेन होती हैं, हम एक को भी ओमिट करेंगे, उसको हम बाद में करेंगे। हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया एंड एट्रोफी। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, एंड माय फेवरेट एंड एग्जामिनेशन वाइज टॉप नॉच है। हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम स्टूडेंट से इसके बारे में पूछें, क्या उनको आइडिया है इस चीज का। सो व्हाट इज मेटाप्लेजिया? Metaplasia is a reversible cell chain, students, in which one adult cell type, चाहे वो epithelium की हो या mesenchyme की हो, is replaced by another cell type. Like epithelium columnar था, squamous हो गया, squamous था, columnar हो गया। So आपकी इत्तला के लिए, जिस
एपिथेलियम में वो चेंज होता है, उसी के नाम पे मेटाप्लेजिया पड़ जाता है. Like we have some types of metaplasia. The most famous one is squamous metaplasia. इसमें columnar cells चेंज हो जाएंगे squamous cells में. Intestinal में क्या होगा? Squamous changing into columnar. But सवाल ये उठता है कि why it's called intestinal? Because they have the cells have features resembling intestine. Like उनमें goblet cells होंगे, like उनमें villi होंगे जो intestine में होते हैं. That's why it's called intestinal metaplasia. और तीसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेजिया. लाइक मसल के अंदर बोन बन गई, ऑसिफिकेशन हो गई. These all are types of metaplasia. So first point is कि what is metaplasia आपने याद रखना है. काम की बात ये है, टेक होम मैसेज ये होगा इसके बारे में कि ये रिवर्सिबल होता है. Like let's take the first example of squamous metaplasia. कौन कौन सी कॉमन साइट्स होती हैं? स्मोकर्स बहुत कॉमन है. लाइक स्मोकिंग करते रहे कई साल तक, रेस्पिरेटरी था, कलमनर था, सुडोरिफाइड कलमनर, एक हद तक बर्दाश्त किया. एपिथेलियम ने कहा कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई हैव टू चेंज माय शेप. सो वो कलमनर चेंज हो गया स्क्वेमस में. व्हाई स्क्वेमस ओनली? बिकॉज द एरिया, मोर एरिया, सरफेस एरिया इज नीडेड टू अडैप्ट द सिचुएशन. प्रेशर बहुत ज्यादा है, स्मोकिंग बहुत हो रही है, तबाही फैल रही है अंदर. सो कलमनर सेल्स बेचारे मासूम से होते हैं, they need to change themselves into a bigger shape cells ताकि वो अडेप्ट कर सके. क्यों मरेंगे नहीं, वो इंजर नहीं होंगे, लेकिन हाँ वो अडेप्ट कर जाएंगे. ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस हैपेंस इन स्मोकर्स. इस तरह से सर्विक्स में, गायनी की एफसीपीएस में आता है. ठीक है, किस कंडीशन में होता है? क्रॉनिक सर्विसाइटिस एक बहुत कॉमन कंडीशन है जिसमें अक्सर मेटाप्लेजिया स्क्वेमस का हो जाता है, owned by the injuries or inflammation depending on the degree. It can lead to that one. खास तौर पे जो जंक्शनल एरिया है स्क्वेमस का, एक्टो एंडो सर्विस का, याद रखें स्टूडेंट्स कि जो जंक्शन होते हैं ना एरियाज तमाम बॉडी में, ये जरा प्रोन होते हैं टुवर्ड्स दिस मेटाप्लास्टिक चेंजेस. सो वहां होता है. वेयर डज वी सी, वेयर डू वी सी इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया? एसोफेगस के लोअर एंड पे, जहां स्क्वेमस चेंज होता है कलमनर में. And in this area, if squamous into columnar with villi and goblet cells, this metaplasia is called intestinal metaplasia. The esophagus showing these changes is called Barrett's esophagus. So सवाल एग्जाम में आता है, Barrett's esophagus show squamous metaplasia, intestinal metaplasia, dysplasia, you know. So you have to take simple सवाल है, ये बहुत simple क्वेश्चन होते हैं इस तरह के. If you have the concept, आप आराम टिक करोगे. जी हाँ, Barrett's esophagus show intestinal metaplasia. You have the concepts, right? ये टू एजेड सॉर्ड होता है बिकॉज असल सेल अपना फंक्शन भूल जाता है. और आप ऑल सब जानते हैं कि मेटाप्लेजिया जो है वो अगर उसका कॉज रिमूव ना किया जाए तो इट कैन लीड टू डिस्प्लेजिया. और डिस्प्लेजिया क्या है? डिसऑर्डर्ड ग्रोथ है जो प्री कैंसर. बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद सिंपल कलमनर देखें, कलमनर सेल जो है वो चेंज हो जाएगा इनटू स्क्वेमस. ऐसा नहीं है. आप नोट कर रहे हैं नीचे की तरफ रिजर्व सेल्स पड़े हुए हैं. रिजर्व सेल्स पहले प्रोलिफरेट करते हैं और फिर ये चेंज हो जाते हैं अडेप्टिव सेल्स में. सो असल में वो सेल चेंज नहीं हो रहा, इट्स एक्चुअली दीज रिजर्व सेल्स जो एक्चुअली कुदरत ने रखे हुए आपके पास स्टेम सेल्स, जो कि चेंज हो जाते हैं टुवर्ड्स मोर फ्लैटेंड आउट स्क्वेमस सेल्स. देखें आप, ये डायग्राम्स हैं. तो डायग्राम डू नॉट यूजुअली कम, तो मैं डायग्राम पर फोकस नहीं करूंगा जिसमें आपके यहाँ पर, तो इस तरह रहेगा. ठीक है, ये देखें आप, ये कलमनर आ रहा है, एरोस से नीचे से कलमनर जा रहा है और ऊपर आके वो स्क्वेमस बन गया है. दिस इज स्क्वेमस मेटाप्लेजिया. जिस नाम, जिस एबिलिटी में चेंज होगा, ब्लैक एरो इज स्क्वेमस, उसी के नाम पे मेटाप्लेजिया होगा. दिस यू कैन सी आल्सो स्क्वेमस मेटाप्लेजिया. ठीक है, एंड दिस दिस मेटाप्लेजिया देखिए, ये वाला मेटाप्लेजिया कौन सा है? ये वाला, ये स्क्वेमस है एसोफेगस का, और यहाँ आके ये चेंज हो गया, विलाय बन गए. देखिए लीफ लाइक प्रोजेक्शंस पड़े हुए हैं और आराम से उसमें गॉबलेट सेल्स भी आ गए. तो दिस इज इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया. टिपिकल एग्जांपल इज बैरेट्स एसोफेगस इन esophageal lower end, right? जनाब सेकंड एडेप्टेशन जो है दैट इज एट्रोफी. shrinkage in the size of the cell. सेल का साइज छोटा हो जाएगा. It can be physiological and okay, I'm getting. I will take a break for 1 minute. Don't worry. I will take a break and I will just can adapt that. Don't worry. Thank you so much. Just wait. ये है. अब ये कैसे होगा? सेव हो गया.
You can see this now. सर आपको नजर तो आ रहा है सारा कुछ, है ना? जी सर नजर आ रहा है, जी सर नजर आ रहा हाँ है। बस ठीक है, सही है, फिलहाल जाने दो इसको ऐसे। अब मैं आज आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब द सिचुएशन, क्योंकि कल मैं इसको और ज्यादा मॉडिफाई कर लूंगा, आज इस पे रहते हैं, ठीक है? सो हम बात कर रहे थे एट्रोफी की। एट्रोफी जो है इट कैन बी फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल होती है ओल्ड एजेस में ऑब्वियसली। अगर आप मसल्स का नर्व सप्लाई तोड़ दो वो एट्रोफी कर जाते हैं। अगर आप मसल्स को रेस्ट पे ले जाओ एक्सीडेंट के बाद तो वो एट्रोफी कर जाते हैं, ठीक है ना? दिस ऑल कॉजेज आर ऑफ एट्रोफी। यू डोंट नीड टू क्रैम द कॉजेज, आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर योर नॉलेज। और आई अगेन रिपीट कि मैं एम्फसाइज करूंगा उन पॉइंट पे ज्यादा करूंगा फोकस। मेरे मुंह से हर निकला लफ्ज एक समझे एमसीक्यू है एग्जाम का, तो मैं फोकस करूंगा उन चीजों पे जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। याद रखिए स्टूडेंट्स के द एट्रोफिक सेल्स आर नॉट डेड, they just have less functions, and when you have less functions because of any cause, decreased workload, loss of nerve supply, diminished blood supply, no nutrition, आप देखिए बच्चे अगर कुछ नहीं खाते तो उनके मसल्स भी एट्रोफी कर जाते हैं। इस तरह से एजिंग तो नॉर्मल फिनोमेना है। सो व्हाट इज प्रेशर एट्रोफी? ट्यूमर बन गया बॉडी में, ट्यूमर आहिस्ते आहिस्ते ग्रो कर रहे हैं, बिनाइन ट्यूमर, और एट्रोफी के जरिए, प्रेशर के जरिए वो साइड के ऑर्गन्स को एट्रोफी कर रहा है। दिस इज कॉल्ड प्रेशर एट्रोफी, ठीक है? सो ऑल्दो these cells may diminish have functions but they're not dead. अब क्यों होती है? बिकॉज आपके लाइसोसोम्स बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, वो ब्रेक डाउन बहुत कर रहे हैं। देन वी हैव सर्टेन प्रोटीन्स बॉडी में दिए कुदरत ने जो कि आपकी ब्रेक डाउन करती है, उन्हें कहते हैं यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे। यूबिक्विटिन प्रोटीन है, प्रोटियोसोम टाइप ऑफ लाइसोसोम कह लें आप, दोनों मिलकर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं प्रोटियोलिसिस in atrophic pathologies. So atrophy, like this is a normal testis, this is the right side पे atrophic testis है. These are muscle fibers atrophic, these are normal fibers and these are atrophic fibers. छोटे हो गए हैं। और mechanism क्या होगा? Again repeat, ubiquitin proteasome pathway. Atrophy needs which mechanism? Differentiation of stem cells. Number 2, ubiquitin proteasome pathway. Number 3, growth factors. तो आप टिक किस पे करोगे? ubiquitin proteasome pathway. देखिए आप ब्रेन एट्रोफी किया हुआ है, सेल गाय गाय काफी वाइड हो गए, राइट? तो दिस इज एट्रोफी। थर्ड इज द, आप बताओगे मैं जो भी मैंने बताया पॉइंट्स वगैरह, ये सब पॉइंट्स को मैं थोड़ा एलेबोरेट कर रहा हूँ अपने डिस्कशन में ताकि आप लोगों को थोड़ा समझा सकूं मैं उन पॉइंट्स को, राइट? व्हेन यू विल क्रैम दोस पॉइंट्स आफ्टर माय लेक्चर तो आपको you have the idea कि मैंने क्या पढ़ाया था और आपने किस तरह से उसको याद करना। हाइपरप्लेजिया जनाब, इंक्रीज इन सेल नंबर। वो सेल्स जो कि डिवाइड कर सकते हैं वो नंबर में बढ़ जाएंगे। कौन से सेल्स डिवाइड कर सकते हैं आप जानते होंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स इन बॉडी, लेबाइल सेल्स, स्टेबल सेल्स एंड परमानेंट सेल्स। स्टूडेंट्स, लेबाइल सेल्स कैन डिवाइड, stable cells normally don't, but if they are needed they divide. Permanent cells can never divide. For the permanent, we have the examples of skeletal muscle, nerve fibers, neural cells. Stable cells, we have the example of liver, that classical example. So hyperplasia is demonstrated by those cells which are labile or stable. Mostly cells आपके labile ही है body में, don't you worry. और stable cells like liver वगैरह. So number बढ़ेगा because cells divide कर सकते हैं. Same like previous, 2 types है, pathological, physiological. Physiological hormonal है, breast at puberty typical example. Compensatory में liver को अगर आप काट दें पोर्शन को तो बाकी liver के cells compensate कर देते हैं। Pathological में आते हैं, males में prostatic hyperplasia, the famous one. जो males में old age में आके prostate बढ़ता है, it's all pathological hyperplasia. Females में endometrial hyperplasia hormonal stimulation की वजह से, जो थेरेपीज लेती हैं HRT हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज, या एक्सपोजर ऑफ हार्मोन ज्यादा है तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। या अगर आप एक और एग्जांपल लेते हैं तो गोइटर थायराइड में आल्सो शोज पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। फाइन। सो मैकेनिज्म्स वही हैं, ग्रोथ फैक्टर्स बढ़ रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, सिग्नलिंग पाथवे ज्यादा हो रहे हैं और सेल्स प्रोलिफरेट कर रहे हैं। मकसद क्या है? सेल्स को प्रोलिफरेट करना। द टेक होम मैसेज ऑफ दिस टाइप इज के पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया एक ऐसी मट्टी समझ लें आप है, फर्टाइल सॉइल इन विच कैंसरस प्रोलिफरेशन में इवेंचुअली अराइज। सो इसका होना खतरनाक है।
ये देखिए आप, यूट्रस शोइंग एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। नॉर्मली एंडोमेट्रियम थिकनेस कितनी होती है? 0.2 mm, 0.3 SCM, कितनी हो जाएगी? यहाँ पर देखें आप 1 cm 2 cm लग रही है। ये देखें आप, प्रोस्टेट नॉर्मल एंड लार्ज प्रोस्टेट। ये देखें आप, नोडुलर हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रोस्टेट, फाइन। ये माइक्रोस्कोपी उसको जरूरत नहीं याद करने की आपको, कोई नहीं पूछेगा आपसे। ये देखें गॉइटर भी एग्जांपल है पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया की, ठीक है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए। नोड्यूल्स बने हुए हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नोडुलर हाइपरप्लेजिया ऑफ थायराइड। तो अब ये है हाइपरप्लेसिया, नंबर बढ़ जाएगा उन तमाम सेल्स में जो डिवाइड कर सकते हैं। सो जनाब सवाल ये उठता है, द क्वेश्चन इज कि हाइपरट्रोफी किन सेल्स में होगी? तो स्टूडेंट्स, हाइपरट्रोफी उन सेल्स में होगी, आपकी इत्तला के लिए, जो कि डिवाइड नहीं कर सकते, लाइक मसल्स हो गए, स्केलेटल मसल्स। क्लासिकल एग्जांपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफीज की जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मसल्स बढ़ जाते हैं, हाइपरट्रोफी फिजियोलॉजिकल। और पैथोलॉजिकल में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी फॉलोइंग एक्सट्रीम हाइपरटेंशन। एक हद तक तो हार्ट बर्दाश्त करता है, उसके बाद वो हो जाएगा, ठीक है। एंड एक और एग्जांपल, एक ऐसे ऑर्गन की जिसमें दोनों हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी होते हैं, वो है यूट्रस। प्रेग्नेंट यूट्रस शोज बोथ थिंग्स, फिजियोलॉजिकल भी और पैथोलॉजिकल भी हाइपरट्रोफी। और मैकेनिज्म्स क्या होते हैं? ऐसे जीन्स जो कि प्रोटीन्स की सिंथेसिस बढ़ाते हैं, उनकी इंडक्शन हो जाती है। इसमें भी हैव मैकेनिकल ट्रिगर्स एंड ट्रोफिक ट्रिगर्स। ट्रोफिक ट्रिगर्स मींस हार्मोन्स, यूट्रस की स्टिमुलेशन में हार्मोन्स का काम होगा। मैकेनिकल ट्रिगर्स में यू कैन सी लाइक प्रेशर, फॉर एग्जांपल हार्ट, बीपी रहा, रेस्ट बीपी रहा आपका, और एक हद तक रहा, उसके बाद उसने इनकार कर दिया, उसको बताते हैं तो उससे क्या हुआ कि हार्ट का थिकनेस बढ़ जाती है, ठीक है। दिस इज प्रेशर, दिस इज मैकेनिकल ट्रिगर्स हाइपरट्रोफी। देखिए आप, हार्ट में हाइपरट्रोफी है, फाइन। सो आप लोगों ने एग्जाम के लिए इन चारों की डेफिनेशन याद रखनी है, ब्रीफ मैकेनिज्म पता होना चाहिए। देखिए मेनली एग्जांपल्स जो पूछी जाती है, ये लाइक एग्जांपल पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया इज सीन इन, इस तरह के एग्जांपल दिए होंगे आपको, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, ब्ला ब्ला ब्ला, तो आपने टिक करना है सही पर। सो इफ यू नो दिस एग्जांपल्स यू कैन इजीली टिक ऑन कौन सी एग्जांपल सही होगी। फेवरेट जो है एग्जाम में वो मेटाप्लेजिया है, पहले बता दूं मैं आप लोगों को। आई एम लिविंग डिस्प्लेजिया राइट नाउ बिकॉज ये हम पढ़ेंगे विद नियोप्लेजिया, द मेन बल्क इज नियोप्लेजिया। बहुत सवाल पूछते हैं यार ये नियोप्लेजिया के बारे में, वो हम करेंगे बाद में, भी नहीं इसकी जरूरत नहीं। देखिए एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। नॉर्मल एपिथेलियम देखें आप, लंग्स का, मेटाप्लेजिया हुआ, अगर आपने उसका स्टिमुलस रिमूव नहीं करने की, स्मोकिंग नहीं बंद की, तो इट कैन चेंज टू डिस्प्लेजिया, सेल्स खराब हो गए और फिर उनका अंदर कैंसर डेवलप हो गया। तो इस तरह से कहते हैं कि यू नीड टू डू दीज थिंग्स, का पता होना चाहिए कि इसका रिलेशन क्या है आपस में। तो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है दीज मेटाप्लेजिया।